वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है और उसमें हम प्रोटीन्स पर पहुंच चुके हैं और प्रोटीन्स में भी काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये स्केलेटल डायग्राम आपको बता रखा है पहले से ही कि प्रोटीन्स अगर पढ़ना है तो हमको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, एमिनो एसिड से शुरुआत करनी पड़ेगी। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं वो बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ देखिएगा। एमिनो एसिड से क्या मिलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड से क्या मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब हमको इसके आगे से पढ़ना है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हमको करनी है। तो कल हम बता चुके थे कि जैसे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं RCH, सॉरी इसको NH2 लिख दो, इस तरीके से R और COOH, ये अल्फा एमिनो एसिड है। और ये जब किसी दूसरे अल्फा एमिनो एसिड से रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। कल बताया था, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, H2O रिलीज होगा और ये NH2 CH R CO NH CH R डैश COOH, ये हमारा ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, कल बताया था, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस तरीके से जब अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये डाइपेप्टाइड है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो ये डाइपेप्टाइड है, ये बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। और यहाँ ये डाइपेप्टाइड है, एक और एमिनो एसिड जुड़ेगा, ट्राइपेप्टाइड होगा, और जुड़ेगा टेट्रापेप्टाइड, और जुड़ेगा पेंटापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। हम कल इसी बात पर हमने वीडियो खत्म किया था कि जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन सॉरी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, लेकिन सारी पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं प्रोटीन के टाइप्स। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स के अगर टाइप देखें तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। वो प्रोटीन्स क्यों बनाती हैं, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किससे बनेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड से बनेंगी। और पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे। बात ये है कि अल्फा एमिनो एसिड्स जब जुड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब है जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन होती है तो ट्रेन में जो डब्बे होते हैं, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस का मतलब है इस इंजन के बाद हमेशा जनरल डब्बा होगा, आगे और पीछे दोनों तरफ। फिर उसके बाद रिजर्वेशन के होंगे, स्लीपर क्लास के होंगे। फिर बीच में आकर के AC 3 टायर AC 2 टायर के डब्बे होंगे, फर्स्ट क्लास होगा, बीच में होगा, फिर एक जगह पेंट्री होगी। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में AC का लगा दिया पहले, फिर बीच में स्लीपर लगा दिया, फिर एक जनरल लगा दिया, फिर एक पेंट्री कार, फिर इस तरीके से सेकंड AC लगा दिया। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से ट्रेन में डब्बों के जुड़ने का एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, उसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो किससे बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी उसमें बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ रहे हैं। वो अल्फा एमिनो एसिड्स के जुड़ने का एक सीक्वेंस होता है। जिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में बहुत सारे जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, जब वो एक क्रम में जुड़ेंगे, एक निश्चित सही तरीके से जुड़ेंगे, एक निश्चित क्रम में जुड़ेंगे, वहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या बोली जाएगी, प्रोटीन बोली जाएगी। वो अपने आप प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिनमें अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ अल्फा एमिनो एसिड जो है वो मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव का मतलब है जहां पर अल्फा एमिनो एसिड्स होने चाहिए वहां अल्फा एमिनो एसिड की जगह कोई दूसरा अल्फा एमिनो एसिड एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके, अब जैसे किसी में आना चाहिए ग्लाइसिन, लेकिन वहां पर आ गया ग्लूटेमिक एसिड। अब ग्लाइसिन की जगह ग्लूटेमिक एसिड आ गया तो वहां पर वो काम नहीं करेगा, वो बन तो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन वहां पर एक जो सीक्वेंस है जिसमें ग्लाइसिन आना चाहिए था जिस प्लेस पर, वहां पर ग्लूटेमिक एसिड आ गया। ये अल्फा एमिनो एसिड्स ही होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वहां पर जब ग्लाइसिन के प्लेस पर ग्लूटेमिक एसिड आ जाएगा तो फिर वो पॉलीपेप्टाइड तो है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन होने के लिए क्या चाहिए, एक परफेक्ट सीक्वेंस चाहिए जो अल्फा एमिनो एसिड्स के एक जुड़ते हुए क्रम में, एक जॉइनिंग सीरीज में बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस बना कर दे, तभी वो पॉलीपेप्टाइड क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और यहां पर एक नॉर्मल सी बात कि प्रोटीन में जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन बनाती है वहां पर नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स जो है मोर देन 100 होते हैं। एक मतलब 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स जब एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं तभी वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है क्या बनती है, प्रोटीन बनती है।
यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, एक नॉर्मल प्रोटीन जो किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना है, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो द्रव्यमान होता है वो 10,000 यूनिफाइड मास के लगभग बराबर होता है। यानी वहां पर उस प्रोटीन का जो भार होगा वो 10,000 यू के बराबर होगा। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान होता है वो। ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। प्रोटीन के प्रकार की बात करें तो प्रोटीन दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करें इसको हम कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। और रेशेदार का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, धागे जैसी प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हम कहाँ से पहचान सकते हैं, ऐसा हमारे शरीर में क्या है जो रेशे जैसा होता है। कभी आप देखो हमारे मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं, जितना भी मांसल भाग है वो हमारा रेशेदार होता है। उसमें आप देखो फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमारे बाल जो हैं वो रेशेदार होते हैं, रेशे जैसे होते हैं। तो जिन ऐसे प्रोटीन्स जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बिल्कुल धागे के समान संरचनाओं में व्यवस्थित रहें, द प्रोटीन्स इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक लिनियर वे। यानी एक बिल्कुल रेखीय क्रम में, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट होती चली जाती हैं, तो वहां पर वो प्रोटीन जो है उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ समानांतर रूप से बिल्कुल सीधी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होती चली जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। और ये रेशेदार प्रोटीन जो है, इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो ये मायोसिन, मायोसिन मायोसिन जो है ये मिलती है मसल्स में। मायोसिन प्रोटीन जो कि किसमें मिलती है, मसल्स। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियों में, ठीक है। मांसपेशियों में क्या मिलती है, मायोसिन। ऐसी होती है केराटिन। केराटिन जो है, केराटिन प्रोटीन ये बालों में, ऊन में, रेशे में, ठीक है। बाल, ऊन, रेशा, इन सब में क्या मिलती है, केराटिन मिलती है। तो ये रेशेदार प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं, मायोसिन एंड केराटिन। और इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल समानांतर धागे के समान, बिल्कुल फाइबर के समान एक दूसरे के ये पैरेलल अरेंज हो जाते हैं और लंबी लंबी श्रृंखलाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है इसको गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन, जो आकार में गोलीय रूप में हो। मतलब क्या है, जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बिल्कुल सीधी होती हैं, धागे के जैसी, रेशे के समान। तो फाइबर जैसी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जब वो कॉइल्ड हो जाएं, इस तरीके से कॉइल्ड हो जाएं जैसे बॉल के चारों तरफ लिपटती चली जाए, तो एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर, यानी कॉइल के ऊपर बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स या गोलिकाकार प्रोटीन्स, ठीक है। इनमें मेन होती है एल्बुमिन। इनके एग्जाम्पल है एल्बुमिन, ये अंडे में पाई जाती है। अंडे में आपने देखा हो जो पीला पीला भाग होता है वो एल्बुमिन होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आरबीसी में हीमोग्लोबिन, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन के टाइप्स हैं, दो टाइप की होती है। फाइब्रस जो बिल्कुल रेशे के समान होती है, रेशे के समान का मतलब है बिल्कुल धागे जैसी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, वो रेशेदार प्रोटीन होती है। और जो राउंड हो जाती है इस तरीके से, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में या इस तरीके से स्फेरिकल मोशन में राउंड होती चली जाती हैं, वो कहलाती है गोलिकाकार ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये इनके एग्जांपल्स हैं मायोसिन, केराटिन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है मांसपेशियों में हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम बताइए, उसका प्रकार बताइए। तो हमारे बालों में, मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, रेशेदार प्रोटीन पाई जाती है। और बालों में पाई जाती है हमारे केराटिन, और मांसपेशियों में पाई जाती है मायोसिन। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन का मतलब है
अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रोटीन होगी, ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किससे मिलकर बनी होगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कितने अल्फा अमीनो एसिड्स, कम से कम 100 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जो मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये शर्त है, क्या शर्त है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उसमें कितने अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे, 100 अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ एक एक्सेप्शन है जो इंसुलिन, इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इट इज अ हार्मोन एंड इट इज नोन एज हार्मोनल प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, हार्मोनल प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पर अब ये प्रोटीन है तो ये एक पॉलीपेप्टाइड होगा, और इस पॉलीपेप्टाइड में जो 51 अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड्स की नंबर जो है कितना रह गया, अल्फा एमिनो एसिड्स का नंबर रह गया 51। होना कितना चाहिए, 100 से ज्यादा, मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड्स होने चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन इंसुलिन जो है जिसको हम हार्मोनल प्रोटीन कह रहे हैं, उसमें कितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, 51 अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, लेस देन 100। तो ये एक्सेप्शन है कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें अल्फा एमिनो एसिड्स के नंबर कितने हैं, 51 अल्फा एमिनो एसिड्स हैं। जबकि नॉर्मली किसी भी प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड्स कितने होने चाहिए, 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स होने चाहिए। बट इंसुलिन इज अ हार्मोन, is a hormonal protein which consists of only 51 alpha amino acids in a perfect sequence of joining। मतलब इंसुलिन हार्मोन जो है वो एक ऐसा हार्मोनल प्रोटीन है जिसमें केवल 51 अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, लेकिन वो 51 अल्फा एमिनो अम्ल जो है वो बहुत ही एक सुदृढ़ श्रृंखला में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए वो 51 एमिनो अम्ल की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसको हम क्या मान लेते हैं, हार्मोनल प्रोटीन मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारे प्रोटीन्स के टाइप की। कितने टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, दो टाइप की, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इनके एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स पर क्वेश्चंस आते हैं। और एक एक्सेप्शन है जो इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन को क्या कहते हैं, ये हार्मोनल प्रोटीन होती है। इसमें कितने अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें 51 अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, और वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें बस याद रखना है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये 4 स्टेप में होती है इसकी स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को 1 डिग्री कहते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में इसको 2 डिग्री कहते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें कि एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। थर्ड होती है हमारी टर्शियरी 3 डिग्री, और फोर्थ होती है हमारी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री। तो ये 4 डिग्रीज में इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअली स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, मेन बात क्या है कि प्रोटीन है क्या। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आएगी। प्रोटीन एक्चुअली है पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी किससे, वो बनी है पेप्टाइड बॉन्ड से। और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बना है, अल्फा एमिनो एसिड्स के जुड़ने से। मतलब सीधी सी बात क्या है यार, कि एक झालर लटक रही है, उसमें कई सारे बल्ब लगे हैं। एक्चुअली वो झालर जो है वो पूरी किससे बनी है, पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी हर झालर का बल्ब जो है एक वायर से दूसरे वायर बल्ब तक वायर गया हुआ है, और वायर टू वायर वो बल्ब जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली वहां पर वायर जो बल्ब है वो क्या है, अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, और वो किससे जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी वो वायर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का काम कर रहा है। तो बहुत सारे वायर जो बल्ब्स हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हो गए। तो वो पूरी झालर जो है ना, वो क्या कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी। अब अगर वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लटकी हुई है, उसमें कोई भी राउंड या कोई भी हेलिक्स नहीं है, कोई भी घुमावदार नहीं है, कोई भी रोलिंग नहीं है, तो वो प्यूरी हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम झालर को लेकर इसका पॉलीपेप्टाइड चेन का उदाहरण समझ सकते हैं। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में 2 पार्ट होते हैं।
अब बिल्कुल झालर को एकदम स्ट्रेट लटका दिया, किसी बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक अगर लटकी हुई है 30 मीटर की है तो वो पूरी लंबी की लंबी लटकी हुई है, तो वो हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल एक लिनियर चेन में अरेंज हो तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब क्या हो, जैसे हेलिक्स का मतलब स्प्रिंग, जैसे आपने देखा हो स्प्रिंग में इस तरीके से घुमावदार और ऊपर चढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। तो जब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक हेलिक्स के अराउंड इस तरीके से घुमाते हुए चले जाएं, ठीक है, तो वो सिलिंड्रिकल वे में ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाएगी, तो वो हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, सेकेंडरी। और सेकेंडरी में भी कौन सी बनेगी, अल्फा हेलिक्स। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारी जो पेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो इस तरीके से रहेंगी। सेकेंडरी में इसमें क्या होगा, इसमें ये इस तरीके से स्प्रिंग फॉर्म में चढ़ती चली जाएगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे स्पेरिकल, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लीटेड मतलब अब इस स्प्रिंग को, जैसे ये स्प्रिंग है अब ये पूरे 3 डायमेंशन में, ठीक है, अब इस स्प्रिंग को हम मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच कर दें तो ये एक प्लेट एक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। स्प्रिंग जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है, इसको हम बिल्कुल खींच के और फ्लैट कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बीटा प्लीटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी में ये 2 स्ट्रक्चर है, और इन स्ट्रक्चर के बीच में जो बॉन्ड होते हैं मेनली वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो वॉन्डरवॉल बॉन्ड और वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं जिनको, इस तरह, और डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर इनको बीच, इनके जो चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं, इनकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड काम करते हैं, कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, तो उनमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ये 4 चीजें हैं, 4 फोर्सेस हैं जो इनके स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रहते हैं, ठीक है। अब टर्शियरी जो है वो इसके और ज्यादा हेलिक्सेशन को दिखाता है, मतलब इसके और ज्यादा यहाँ पर ये और कॉइल्ड होता चला जाएगा। मतलब टर्शियरी में अगर हम देखें तो ये कॉइल जो है इस तरीके से अब और ज्यादा कॉइल होती चली जाएगी, और ज्यादा कॉइल इस तरीके से होती चली जाएगी। मोर कॉइलिंग को ये टर्शियरी में कन्वर्ट करता है, और क्वाटरनरी में ये जो कॉइलिंग है ये किसी भी तरीके से हो सकती है, इसका कोई भी रूटीन नहीं है, कैसे भी कॉइलिंग हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, 4 पार्ट में डिवाइड होती है। सेकंड पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, और इनकी जो स्ट्रक्चर्स है उनको बॉन्ड करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछा जाता है, राइट द फोर्सेस, राइट द 2 फोर्सेस व्हिच होल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ईच टुगेदर। वहां पर हम मेनली लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रोटीन का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर प्रोटीन का लास्ट टॉपिक जो है वो आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये ऐसी चीज है जो हम डेली लाइफ में भी देख चुके हैं, लेकिन हम इसको जानते नहीं है। इसको कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, विकृतीकरण का मतलब होता है जो अपना स्वरूप खो दे, जिसका अपना खुद का स्वरूप खत्म हो जाए, वो कहलाता है विकृतीकरण। मतलब क्या है, प्रोटीन एक्चुअली हम इसको सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं, या डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो डेफिनेशन समझ सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन जो है वो अपने मूल स्वरूप को खो देता है। जब हम प्रोटीन के पीएच में परिवर्तन करते हैं या प्रोटीन को ताप देते हैं तो टेम्परेचर देने पर या पीएच में चेंज करने पर प्रोटीन का जो उसका खुद का फॉर्म होता है वो उसको खत्म कर देता है। इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे दूध में हम नींबू डाल देते हैं या सोडा डाल देते हैं, तो हमने दूध की पीएच में चेंज कर दिया। दूध में नींबू का रस डाल दें या सोडा डाल दें तो दूध की पीएच में चेंज हो जाता है और दूध फट जाता है। हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं दूध फट गया। एक्चुअली दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ मिल्क। एक्चुअली मिल्क में सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी तरीके से दही में, सॉरी, दूध में थोड़ा सा दही डाल दें, दूध में दही डाल देंगे तो पूरा का पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन, वो भी डीनेचुरेशन होता है।
ये एग्जांपल्स हैं किसके, डीनेचुरेशन के। एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि अंडे को उबालने पर उसके अंदर का लिक्विड कहाँ जाता है, वेयर डज द लिक्विड ऑफ एग गोज ऑन हीटिंग, यानी अंडे को अगर उबालते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो कहाँ चला जाता है। एक्चुअली उसके अंदर जो लिक्विड है दैट इज नॉट द वाटर, दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन, अब उसको हम बॉईल करते हैं, बॉईल करते हैं तो टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने पर क्या होता है, उसके अंदर की जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। उसका अस्तित्व कैसा है, उसका अस्तित्व है लिक्विड। अंडे के, कच्चे अंडे के अंदर जो प्रोटीन होगी वो लिक्विड होगी, टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड की जगह कैसी होगी, सॉलिड होगी, तो वो अपना नेचर खो रही है। इसी को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक, यहाँ पर आकर हमारा ये प्रोटीन पूरा खत्म होता है। ठीक, दो बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अपना नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल है एंजाइम्स, कल उसको कवर करेंगे, कल के वीडियो में पूरे एंजाइम्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे रह जाएंगे विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स। 3-4 दिन में ये चैप्टर फिनिश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को और भी लोगों को चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है पूछिए कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।